जलेंद्र कुमार शर्मा, गवर्नमेंट कॉलेज दौसा। आज का जो हमारा लेक्चर का टॉपिक है वो है गैर सरकारी संगठनों की भूमिका और समाज कल्याण में युवाओं का योगदान। इस टॉपिक पे बात करने से पहले हमें ये देखना होगा कि गैर सरकारी संगठन क्या होता है, गैर सरकारी संगठन किसे कहते हैं। गैर सरकारी संगठन का तात्पर्य होता है कि ये एक ऐसा निजी संगठन होता है जो लोगों का दुख दर्द दूर करने, निर्धनों के हितों का संवर्धन करने, पर्यावरण की रक्षा करने, बुनियादी सामाजिक सेवाएं प्रदान करने अथवा सामुदायिक विकास के लिए गतिविधियां संचालित करने वाला संगठन होता है। गैर सरकारी संगठन गैर लाभकारी होते हैं, अर्थात वे अपने लाभ का वितरण अपने मालिकों और निदेशकों के बीच नहीं करते हैं, बल्कि इनको होने वाले लाभ को ये संगठन में ही वितरित करते हैं, क्योंकि इनका उद्देश्य सार्वजनिक हित होता है, न कि निजी हित। गैर सरकारी संस्थाओं को विदेशी धन प्राप्त करने के लिए FCRA 2010 के अंतर्गत पंजीकृत कराना पड़ता है या सरकार से पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। भारत में इन गैर सरकारी संगठनों की गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए कोई एक विशेष कानून या कोई एक शीर्ष संगठन नहीं बना हुआ है। गैर सरकारी संगठन क्या भूमिका निभाते हैं, क्या योगदान होता है गैर सरकारी संगठनों का। गैर सरकारी संगठनों की उपस्थिति नागरिकों की आवाज़ को अभिव्यक्ति देकर सहभागी लोकतंत्र को सक्षम बना सकती है, बनाती भी है। गैर सरकारी संगठन जनता और सरकार के बीच प्रभावी गैर राजनीतिक कड़ी के रूप में काम कर सकते हैं, करते हैं। गैर सरकारी संगठनों का उपयोग परामर्श और रणनीतिक सहयोग, अर्थात जहां सरकार द्वारा गठित कमेटियां हैं, टास्क फोर्स है, सलाहकार पैनल है, उसमें इनके सदस्यों को शामिल करके इनकी विशेषज्ञता का लाभ उठाया जाता है। समाज में जागरूकता फैलाना हो, सामाजिक एकजुटता की स्थापना करना हो, सेवाओं का वितरण करना हो या कौशल संबंधी प्रशिक्षण देना हो, अध्ययन अनुसंधान, सार्वजनिक उपेक्षा के स्वर आदि में गैर सरकारी संगठन अपनी प्रभावी भूमिका निभाते हैं। सरकार के प्रदर्शन पर संवाद और निगरानी द्वारा ये राजनीतिक जवाबदेही भी सुनिश्चित करते हैं। भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार या मनरेगा अथवा सूचना का अधिकार जैसे कई प्रमुख विधेयक गैर सरकारी संगठनों के हस्तक्षेप के माध्यम से ही पारित हुए हैं। अब आगे इनका क्या भविष्य है गैर सरकारी संगठनों का। गैर सरकारी संगठन समुदायों को सबल बनाते हैं, इसलिए उनके दमन की नहीं बल्कि उनको समर्थन देने की आवश्यकता है। उनको समर्थन दिया जाना चाहिए। अगर किसी के पास एक असहमत दृष्टिकोण है या इसके विरोध में कोई दृष्टिकोण है तो इसका आशय ये नहीं है कि गैर सरकारी संगठन देश के शत्रु होते हैं। सभी गैर सरकारी संगठन कुछ हो सकते हैं। सरकार और गैर सरकारी संस्थाओं को भागीदार के रूप में कार्य करना चाहिए। साझा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पूरक की दोनों को भूमिका निभानी चाहिए, जो परस्पर विश्वास और सम्मान के मूल सिद्धांत पर आधारित हो और साझा उत्तरदायित्व और अधिकार रखते हों। गैर सरकारी संगठन की आलोचना भी की जाती रही है, आलोचना भी करते हैं इसकी कि गैर सरकारी संगठनों को जो विदेशों से धन प्राप्त होता है
उनका वे दुरुपयोग करते हैं, या धार्मिक गतिविधियों जैसी संदिग्ध गतिविधियां हैं उनमें इनका उपयोग करते हैं। विदेशी संगठनों से या विदेशी सरकारों से प्राप्त जो धन है उसका उपयोग ग्रामीण विकास, गरीबों को शिक्षा, उनके स्वास्थ्य आदि क्षेत्र में पर्याप्त रूप से इन्होंने इसका उपयोग नहीं किया है, ऐसी आलोचनाएं होती रही है, हो रही है इनकी। एक कमी इनमें ये बताई जा सकती है कि FII और FDI जैसे विदेशी धन आगमन की तुलना में गैर सरकारी संगठनों को जो धन प्राप्त होता है वो इनकी आवश्यकता की तुलना में कम होता है। विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम 2010 के प्रावधानों के नियमों के उल्लंघन के लिए 16 में 20,000 से ज़्यादा NGOs को विदेशी धन प्राप्त करने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था। उन गैर सरकारी संगठनों के विरुद्ध ये कार्रवाई हुई जो विदेशी धन का उपयोग धार्मिक मतांतरण जैसी अनाधिकृत गतिविधियों में कर रहे हैं। नए नियमों के अनुसार सरकार द्वारा पूर्ण या आंशिक वित्त पोषित गैर सरकारी संगठनों के अधिकारों को लोकपाल अधिनियम के अंतर्गत लोक सेवक माना गया है और उन्हें अपनी परिसंपत्तियों व देनदारियों का ब्यौरा दाखिल करना होता है। इस प्रकार अनुदान के दुरुपयोग या भ्रष्टाचार के आरोप में उन पर कार्रवाई की जा सकती है। इस प्रकार से हम सारांश रूप में ये कह सकते हैं कि जो गैर सरकारी संगठन है उनका उद्देश्य सार्वजनिक हित का संवर्धन करना होता है और अनेक गैर सरकारी संगठन है जो भारत में सार्वजनिक हितों का संवर्धन कर रहे हैं, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे जल संवर्धन का क्षेत्र हो, चाहे प्रौढ़ शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे जन जागरूकता का क्षेत्र हो, उसमें अपनी प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं। कुछ गैर सरकारी संगठन ऐसे भी हैं जो विदेशों से धन प्राप्त करके उसका दुरुपयोग या संदिग्ध गतिविधियों में उनका उपयोग कर रहे हैं। इसके बाद में है कि समाज कल्याण में युवाओं का क्या योगदान होता है। युवा शक्ति देश और समाज की रीढ़ होती है। युवा देश और समाज को नए शिखर पर ले जा सकते हैं। युवा देश का वर्तमान है तो भूतकाल और भविष्य का सेतु भी है। युवा देश और समाज के जीवन मूल्यों का प्रतीक है। युवा गहन ऊर्जा और उच्च महत्वाकांक्षाओं से भरे हुए होते हैं। इनकी आंखों में इंद्र धनुषी स्वप्न होते हैं। समाज को बेहतर बनाने और राष्ट्र के निर्माण में सर्वाधिक योगदान युवाओं का ही होता है। देश के स्वतंत्रता आंदोलन में युवाओं ने अपनी शक्ति का परचम लहराया था। भारत एक विकासशील और बड़ी जनसंख्या वाला देश है। यहाँ आधी जनसंख्या युवाओं की है। इंडिया में देश की लगभग 65% जनसंख्या की आयु 35 वर्ष से कम है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश है। यहाँ के लगभग 60 करोड़ लोग 25 से 30 वर्ष के हैं और ये स्थिति 2045 तक बनी रहेगी। विश्व की लगभग आधी जनसंख्या 25 वर्ष से कम आयु की है। इतनी बड़ी युवा जनसंख्या के साथ समाज को और देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाया जा सकता है, परंतु इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि आज देश की बड़ी जनसंख्या बेरोजगारी से जूझ रही है। देश में बेरोजगारों की संख्या लगभग 12 करोड़ से अधिक है। 15 से 60 वर्ष की आयु के लगभग 75 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, जो काम करने वाले लोगों की संख्या का जनगणना में बेरोजगारों को श्रेणीबद्ध गृहिणियों, छात्रों, अन्य में किया जाता है। वर्तमान में जो एक समस्या सामने आ रही है वो ये आ रही है कि युवाओं में नकारात्मकता जन्म ले रही है। उनमें धैर्य की कमी है। वे हर वस्तु
को अतिशीघ्र प्राप्त कर लेना चाहते हैं। वे आगे बढ़ने के लिए कठिन परिश्रम की बजाय शॉर्टकट खोजने में लगे रहते हैं। भोग विलास और आधुनिकता की चकाचौंध उन्हें प्रभावित करती है। उच्च पद, धन दौलत, ऐश्वर्य का जीवन उनका आदर्श बन गया है। युवाओं की इस नकारात्मकता को सकारात्मकता में परिवर्तित करना होगा। यदि युवाओं को कोई भी उपयुक्त कार्य नहीं दिया गया तो मानव पूंजी का भारी राष्ट्रीय क्षय होगा। उन्हें किसी सकारात्मक कार्य में भागीदार बनाया जाना चाहिए। यदि इस युवा शक्ति की क्रियाशीलता को देश की विकास परियोजनाओं में या समाज उत्थान में प्रयुक्त किया जाए तो ये अद्भुत कार्य कर सकती है। जब भी किसी चुनौती का सामना करने के लिए देश के युवाओं को पुकारा गया है, वे पीछे नहीं रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं के समय युवाओं ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चाहे भूकंप हो, युवाओं ने सदैव पीड़ितों की सहायता में दिन रात परिश्रम किया है। युवाओं को उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता है। उनकी क्षमता का सदुपयोग करने की आवश्यकता है। उनकी सेवाओं को समाज कल्याण हेतु प्रौढ़ शिक्षा तथा अन्य सरकारी योजनाओं के तहत चलाए जा रहे अभियानों में प्रयुक्त किया जाना चाहिए। वे सरकार द्वारा सुनिश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के दायित्व को वहन करने में सक्षम है। चाहे वो तस्करी हो, कालाबाजारी हो, जमाखोरी हो, ऐसे अपराधों पर अंकुश लगाने में इनकी सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है। युवाओं को राष्ट्र के निर्माण में, समाज के कल्याण में लगाया जाना चाहिए। ये चरण युवाओं को एक साथ एक ही समय में सभी कामों में प्रयुक्त तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इनको चरणों में विभिन्न गतिविधियों में लगाया जा सकता है। ऐसी असंख्य योजनाएं, परियोजनाएं, कार्यक्रम हैं जो समाज कल्याण से संबंधित है। उनमें युवाओं की सहभागिता सुनिश्चित की जा सकती है, उनकी भागीदारी ली जा सकती है। युवा समाज में सामाजिक, आर्थिक और नवनिर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वे समाज में प्रचलित कुप्रथाओं, अंधविश्वास को समाप्त करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। देश में दहेज प्रथा के कारण न जाने कितनी ही महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। उस समस्या से मुक्ति दिलाने में ये अपनी प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं। इसके अलावा समाज में जो व्याप्त छुआछूत है, ऊंच नीच है, जात पात की जो खाई है, जो बहुत गहरी जमी हुई है, दलितों विशेषकर महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार की घटनाएं जो दिन प्रतिदिन हो रही है, जो सभ्य समाज के माथे पर एक कलंक के समान है, आतंकवाद है, इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए हम युवाओं का योगदान सुनिश्चित कर सकते हैं और वे प्रभावी ढंग से अपनी भूमिका इन कुप्रथाओं से, इन समस्याओं से देश को बाहर निकालने में अपनी प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं। जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि किसी भी देश का जो भविष्य है वो युवाओं पर निर्भर करता है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने सन 1985 को अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित किया और 12 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया गया। हम मनाते हैं। युवाओं को हम स्वामी विवेकानंद जी का दर्शन और उनका जीवन दर्शन से अवगत करा करके उनमें प्रेरणा जागृत कर सकते हैं। विद्यालयों में कई कार्यक्रम आयोजित करके हम युवाओं को इन समस्याओं को दूर करने में सक्रिय कर सकते हैं। इस प्रकार युवा समाज कल्याण में
अपनी प्रभावी भूमिका निभा सकता है, क्योंकि कुल जनसंख्या का आधे से अधिक भाग युवाओं का है। युवा ही देश के समाज को, देश की अर्थव्यवस्था को, देश की राजनीतिक व्यवस्था को, सबको शुद्ध कर सकते हैं। इसलिए इनकी प्रभावी क्षमता का उपयोग किया जाना चाहिए।